हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे और एक बेहतरीन सेशन में जहां वन वीडियो वन कंसेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। मतलब इस वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा वो कंसेप्ट आपका एकदम चमक जाएगा, मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं मेंसुरल साइकिल। मतलब कि मेंसुरल साइकिल आज के बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंसुरल साइकिल जो होता है वो फीमेल के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो प्राइमेट फीमेल के अंदर होने वाला एक साइक्लिक चेंज है जो एक मंथ के अंदर कई स्टेप्स में, कई मतलब फेजेस में गुजरता है ना। प्राइमेट फीमेल का मतलब होता है जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनको प्राइमेटा में रखा गया, इसलिए इन्हें प्राइमेट फीमेल कहते हैं। तो क्या सर ये बता सकते हैं कि नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, जैसे पिग हो गया, है ना, तो क्या, या गोट हो गई, तो इनके अंदर जो होता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता? तो नॉन प्राइमेट के अंदर मैं आपको बता दूं कि नॉन प्राइमेट के अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह ईस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं नोट करके लिख दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी की लाइन है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट, दैट इज मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो यूजुअली टाइमिंग है वो लगभग 28 से 29 दिन है, एक एवरेज फीमेल की बात करें तो। बहुत सारे फीमेल में साइकिल कम भी हो सकती है, 25 दिन की हो सकती है, किसी में 35 दिन की हो सकती है। ये डिपेंड करता है या बॉडी की फिजियोलॉजी पर, और वेरिएट करता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मिनार्ची कहते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, पहले बेसिक चीज क्या क्या बोला मैंने? रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट में होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ओवम रिलीज करना मिड ऑफ साइकिल में। दूसरा, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मिनार्ची कहते हैं और ये 28 दिन की होती है। मैंने लिखा यूजुअली 28 to 29 दिन, है ना। और ये एक्सटेंड होते हैं मीनोपॉज तक। मीनोपॉज क्या होता है बेटा, है ना, ध्यान सुनिए। मीनोपॉज क्या होता है? तो मीनोपॉज वो कंडीशन है बेटा, है ना, वेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर। ठीक है, 50 साल की उम्र में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। अच्छा, एक और चीज जान रखना है बेटा, जान के रखना है आपको, है ना, मतलब आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इस समय एफएसएच हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एफएसएच लेवल इंक्रीज इन यूरिन, है ना, इससे पता चल जाएगा आपको मीनोपॉज हो गया। तो अगर हम बोल सके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू मिनार्ची हो रही है, खत्म मीनोपॉज पे हो रही है, तो एक्सटेंड कब करेगी बेटा, है ना? एक्सटेंड बिटवीन, ध्यान सुनिए, एक्सटेंड बिटवीन मिनार्ची टू मीनोपॉज। यही लिख देते हैं, मिनार्ची टू मीनोपॉज। बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको बताई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन प्राइमेट में, ध्यान सुनना बेटा, नॉन प्राइमेट में हैव स्ट्रेस साइकिल। इसे हम हीट पीरियड भी कहते हैं बेटा। तो इनमें इंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर नहीं निकलती, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं ईस्ट्रस साइकिल या हीट पीरियड। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर होने वाला एक साइक्लिक चेंज है विद इन अ मंथ, जिसके मिड में ओवम बनता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्ची कहते हैं, 28 से 29 दिन की होती है, मीनोपॉज तक चलती है। मीनोपॉज वो कंडीशन है जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 50। और तो हम बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्ची से मीनोपॉज के बीच में होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा
मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कई फेज होते हैं। फेज की अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग फेज होता है पहला फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है, जिसमें इंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, वो क्या कहते हैं डिटेक्ट होकर के ब्लड के साथ बाहर आती है। और दूसरा जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। तीसरा जो फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, जो मिड ऑफ साइकिल मतलब 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे होगा। अब ये यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि ये मैंने 28 दिन की साइकिल है तो मैंने बोला 14वें दिन होगा, मिड ऑफ साइकिल होगा। लेकिन अगर मैं 30 दिन की साइकिल बताता हूं तो 30 में से 14 माइनस कर दो तो उस दिन हमारा क्या होगा, ओव्यूल्यूशन होगा। जरूरी नहीं 30 दिन की साइकिल का आधा 15 दिन होता है ना, तो ऐसा नहीं हुआ। 30 दिन की साइकिल में अगर मैं 14 माइनस कर दूं तो लगभग क्या हो जाएगा बेटा, 16वें दिन, है ना, क्या होगा यहाँ पे, ओव्यूल्यूशन होगा। अगर मैं बोलूं 35 दिन की साइकिल है तो 14 माइनस करोगे तो 21वें दिन ओव्यूल्यूशन होगा। ओव्यूल्यूशन की बहुत सारी किट आती है जिसे हम ओव्यूल्यूशन प्रिडिक्टेड किट कहते हैं। अगर हम इसको कंसीडर भी करें, अगर हम पूरे महीने का फीमेल का बॉडी टेम्परेचर माप रहे हैं ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर मेंशन करते जाओगे तो देखोगे जब ओव्यूल्यूशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज 14th डे हो गया और 15 टू 28 डेज जो हो गया, क्योंकि हम 28 दिन की साइकिल लेके चल रहे हैं, तो इसे हम ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज कहते हैं। तो देयर आर 4 फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग फेज जो 3 से 5 दिन का होता है। सेकेंडरी जो होता है बेटा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं आगे हम बताएंगे, है ना, ये 6 से 13 दिन तक होता है। 14th डे ओव्यूलेटरी फेज होता है और 15 टू 28 डेज जो होता है हमारा ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज होता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट थे जो आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो सबसे पहला होता है ब्लीडिंग फेज। तो देखो, जो इम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग बताते हैं कि भ्रूण या इम्ब्रियो या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या ओवम डीजनरेट हो गया, तो ओवम के डीजनरेट होने की वजह से जो यूट्रस है वो खून के आंसू रोता है। ऐसा एक एक कंसीडर कहा गया है, इसे बोला जाता है कि कंसीडर किया जाता है कि जो इंडोमेट्रियम ब्लड के साथ डिटेक्ट होके बाहर निकल रहा है उसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना। तो ब्लीडिंग फेज जो होता है 3 से 5 दिन तक चलता है। इस दौरान जो इंडोमेट्रियम बनी थी, यूट्रस की दीवार, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है या इनर मोस्ट जो दीवार है, वो ब्लड के साथ डिटेक्ट होके बाहर निकल जाती है। अच्छा, क्यों डिटेक्ट होती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। जब इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्लड के साथ डिटेक्ट होकर बाहर निकलेगी तो वेजाइना के रास्ते से बाहर ब्लीडिंग होगी। दूसरा चीज क्यों होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डिक्लाइन हो जाना या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का कमी हो जाना, इसकी वजह से इंडोमेट्रियम, क्योंकि इंडोमेट्रियम को मेंटेन ही कौन सा हार्मोन्स करता है? प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो वो डिटेक्ट होकर बाहर आ जाएगी। अब ये तब होता है ब्लीडिंग फेज जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता या ओवम फर्टिलाइज नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब सपोज दैट कोशिश करिए कि इंडोमेट्रियम टूट के पूरी तरीके से 3 से 5 दिन में बाहर हो गई, तो अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो गया है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है बेटा, अब हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी एफएसएच और एलएच निकलेगा। तो अब एफएसएच का काम होता है फॉलिकल को मैच्योर करना। ध्यान से सुनना, एफएसएच का काम है फॉलिकल को मैच्योर करना। तो अब हमारा दूसरा फेज शुरू होगा जिसे बोलते हैं, नाम ही बढ़ा ना, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है यहाँ पे फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं। और फॉलिकल्स कहाँ है? ओवरी के कॉर्टेक्स एरिया में है। तो अब मैंने बताया ये 6 से 13 दिन तक होता है। इस फेज में एफएसएच का लेवल बढ़ता है। जब एफएसएच बढ़ेगा तो जो मैच्योरेशन है फॉलिकल का वो शुरू हो जाएगा। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनेंगे। मतलब 6 से 13 दिन के बीच में इनका मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। अब जब ये मैच्योर हो रहे होंगे तो इसी में एक लेयर बनती है थीका इंटरना। थीका इंटरनल लेयर जो होती है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन। तो मतलब देखो, ध्यान से सुनो, अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा फॉलिकुलर फेज में। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, पहला काम बनना हो जाएगा कि इंडोमेट्रियम अब धीरे 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 बनना शुरू हो जाएगी, मतलब प्रोलिफरेट होगी, थिकनेस बढ़ेगी इंडोमेट्रियम की, क्योंकि इंडोमेट्रियम तो ब्लड के साथ डिटेक्ट होकर बाहर निकल गई है। तो अब इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन किया जाएगा। इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, यानी कि इंडोमेट्रियम का इनिशियल प्रिपरेशन, है ना, कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। तो अब यहां से याद रखने वाली बात है, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल्स को इनहेंस करता है। मतलब दाढ़ी मूछ ना आए, हाई पिच वॉइस हो बेटा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो, है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया
कि जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ फॉलिकुलर फेज शुरू हुआ। ये जो होता है 6 से 13 दिन का होता है। एफएसएच हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, फॉलिकल मैच्योर होना शुरू कर गई, फॉलिकल मैच्योर हुई प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल बने। जब ये मैच्योर हो रहेंगे तो एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा थीका इंटरना से। थीका इंटरना से जब एस्ट्रोजन निकलेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारा यूट्रस की इंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी, मतलब इनिशियल प्रिपरेशन होगा। तो यही मैंने लिखा है, डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुआ और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनहेंस हो गया बेटा। या फीमेल हार्मोन्स है तो फीमेल के कैरेक्टर को इनहेंस करता है। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, इंडोमेट्रियम बन गया। अब जैसे जैसे आगे की तरफ जाओगे 13 दिन तक पहुंचोगे तो आपका पता क्या होगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ा। एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, एफएसएच एलएच का पॉजिटिव फीडबैक से और सिक्रीशन होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम 14वें दिन के पास पहुंचेंगे तो एफएसएच भी अपने पीक पे होगा, एलएच भी अपने पीक पे होगा और एस्ट्रोजन भी अपने पीक पे होगा। तो जब एलएच बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा तो इसे हम कहते हैं एलएच सर्ज। इस वजह से क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगी और सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल जाएगा, है ना। सेकेंडरी ऊसाइड क्या होता है, जो हमारा कहते हैं ना ओवम निकलता है, एक्चुअल में वो सेकेंडरी ऊसाइड होता है, क्योंकि इसका मियोसिस सेकेंड जो होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। सेकेंडरी ऊसाइड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करना चाहता है लेकिन मेटाफेज सेकेंड पर वो रुका रहता है, तो सेकेंडरी ऊसाइड रिलीज हुआ, तो इसे हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किस दिन होता है, 14th डे होता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर के सेकेंडरी ऊसाइड को रिलीज कर दे, उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये एलएच की वजह से होता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है कि एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन तीनों अपने पीक पर होते हैं ओव्यूलेटरी फेज में। तो मैंने यही बताया है कि 14th डे पर होता है एफएसएच और एलएच एक पीक लेवल पे होता है मिड ऑफ द साइकिल, और रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इंक्रीज एलएच सर्ज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा सर एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एलएच को हम क्या कहते हैं बेटा, एलएच है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, गोनेडोट्रोपिन है बेटा ये, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी। सुनिए इसके बाद क्या होगा, अब सेकेंडरी ऊसाइड निकल गया, ओवरी के सरफेस पे आया तो इसको फिम्बरी ने कैप्चर कर लिया और फैलोपियन ट्यूब में चला गया, एम्पुलर रीजन में। अब इसके बाद फेज आता है चौथा और लास्ट फेज, जिसे हम ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज कहते हैं, मतलब 15 से 28 दिन तक ये चलेगा। अब इस दौरान क्या होगा, अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन किस फेज में पॉसिबल है, तो ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। तो हम यहां एक लाइन लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल इन ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। अच्छा क्यों कहते हैं, अब देखो बेटा, जो एलएच सर्ज हुआ जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल गया, तो जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल की सेल है वो सेल अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगी, आप एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो बनेगा ना वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ने लगेगा तो एफएसएच वगैरह कम होने लगेंगे बेटा, ध्यान सुनना। तो ग्रेफियन फॉलिकल बना 15 से 28 दिन का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल का जो मतलब ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बेटा, पहला कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो ये इंडोमेट्रियम को फाइनल प्रिपेयर करेगा। अच्छा इंडोमेट्रियम को फाइनल प्रिपेयर क्यों करता है, ताकि जो जाइगोट है, जो सेकेंडरी ऊसाइड या ओवम रिलीज हुआ है वो स्पर्म से जुड़ करके जाइगोट बनाएगा, फिर वो आकर के इंप्लांट होगा। इंप्लांटेशन जो है इंडोमेट्रियम पे होता है, और पिछले वाले ब्लीडिंग फेज में इंडोमेट्रियम डिटेक्ट होकर बाहर निकल गई है तो उस इंडोमेट्रियम को दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं कि फाइनल प्रिपरेशन करता है या ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी बनाता है, किसको, इंडोमेट्रियम को, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तब यहां दो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट करके रखने पड़ेंगे आपको, कि पहला कि इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन या थिकनेस कौन बढ़ाता है, या इनिशियल प्रिपरेशन कौन करता है, एस्ट्रोजन। फाइनल प्रिपरेशन या ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी बनाता है, कौन है बेटा, वो प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान रखना है। और इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जो कार्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन किया जाता है एलएच की वजह से, इसे हम येलो बॉडी कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो हमारा
कार्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाता है, इसे कॉर्पस अल्बिकैंस कहते हैं। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, सोचो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, जो एंडोमेट्रियम बना ना भी वो डिडक्ट होकर फिर से बाहर आ जाएगा, नई ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगी। तो अब आपको 3-4 चीजें बता देता हूं जो यहां से रैंडमली क्वेश्चन आएंगे। पहला, एक चीज और दिमाग में रखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ट्रेंडिंग या कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल लगभग, चाहे स्टेटमेंट में हो कोई लाइन, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, ये यहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज, ब्लीडिंग फेज या जो ब्लीडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होने की वजह से। ठीक है, तो जो ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, इसलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, और ब्लड वेसल्स डिटेक्ट होकर बाहर निकल जाती हैं। दूसरा, फॉलिकुलर फेज में एफएसएच का लेवल बढ़ता है, फिर फॉलिकल मैच्योर होती है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम का इनिशियल प्रिपरेशन होगा, थिकनेस बढ़ाई जाएगी, प्रोलिफरेट किया जाएगा। तीसरा जो ओव्यूलेटरी फेज है, जब एलएच सर्ज होगा, मतलब समझे 14th डे पर एफएसएच भी अपने पीक पर, एलएच भी अपने पीक पर और एस्ट्रोजन भी अपने पीक पर, याद रखना तीनों, याद रखना अपने पीक पर होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तो होगा नहीं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स जो कार्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो चुका है। अब कार्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद बनेगा, तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। ठीक है, तो अब यहां पे हो जाएगा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में एलएच सर्ज हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो कार्पस ल्यूटियम बनाया, उससे अब निकलना शुरू हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन फाइनल प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम का, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंप्लांटेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब यहां जो होगा, इंप्लांटेशन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब हम, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहां पे मैं आपको एक समराइज्ड वे में समझा रहा हूं। देखो, हम 15-20-25 मिनट खराब करेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है, जो एक क्लास में पूरे 1.5 घंटे पढ़ाया जाता है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहां ओवेरियन फॉलिकल है ना। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, हम ब्लीडिंग से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम पहले लेके आ रहे हैं एफएसएच। जैसे ही एफएसएच हार्मोन्स आया, इस पर एक्ट किया, फॉलिकल को मैच्योर किया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बना और फिर ग्राफियन फॉलिकल बन गया, है ना। अब ये क्या होता है, ऊजेनेसिस एक टॉपिक लेके आऊंगा अगला, उसमें आपको क्लियर करके समझाऊंगा। अब ध्यान सुनना, तो ग्राफियन फॉलिकल जब बना बेटा, तो जब क्या हो गया बेटा, ध्यान सुनना, जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे तो इन्हीं से निकलना शुरू हो जाएगा बेटा एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो निकलेगा बेटा, वो क्या करेगा, पहला ध्यान सुनो, ये आपका यूट्रस की बाहर वाली लेयर है, इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये इनर लेयर है जिसे हम कह देते हैं बेटा मायोमेट्रियम। अभी एंडोमेट्रियम नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डिडक्ट होके बाहर निकल चुकी है। अब क्या होगा, जो इनिशियल प्रिपरेशन है वो कौन करेगा बेटा, ध्यान सुनना, वो शुरू कर दिया किसने, यूट्रस की दीवार में तीसरी लेयर बनना शुरू हो गया, वो एस्ट्रोजन की वजह से। इसे बोला हमने इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, या बोलेंगे प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम या थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब एलएच सर्ज होगा बेटा, एस्ट्रोजन निकल रहा है, एफएसएच काम ही कर रहा था, मैच्योर कर रहा था, अब एलएच का लेवल बढ़ेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया बेटा, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया, मान लीजिए ओवम निकल गया, और ओवम को कैप्चर कर लिया किसने, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुलर रीजन पे आ गया। ठीक है, और अब जो ये बचा हुआ पार्ट है बेटा, ध्यान सुनना, ये बचा हुआ पार्ट जो है ये सिक्रीट करेगा, ध्यान सुनिए, बचा हुआ पार्ट ये बना लेगा कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम अब क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान सुनना, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 13 दिन तक हो गया, 14वें दिन हो गया। अब 15 से प्रोजेस्टेरॉन जो निकला वो एंडोमेट्रियम को और ज्यादा ग्लैंडुलर और थिक करेगा, एंडोमेट्रियम को और ज्यादा थिक एंड ग्लैंडुलर करेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन। अब एंडोमेट्रियम पूरा तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब अगर स्पर्म आया, इससे जुड़ा और जाइगोट बना लिया, और अगर जाइगोट बना बेटा, तो ये जाइगोट डिवीजन करते हुए 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, जिसे मोरूला कहते हैं, ये आएगा और इस पे इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन हो गया बेटा, ध्यान सुनना, इम्प्लांटेशन हो गया तो क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। मतलब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाएगा। एक्चुअल में एक चीज और बता दूं, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा ना, कुछ दिनों बाद यहां पे बन जाएगा बेटा प्लेसेंटा। ध्यान सुनना, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा जो है
वो एक हार्मोन्स निकालेगा एससीजी। एससीजी जो है ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। अब इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब ये तो समझ में आ गया, प्लेसेंटा से एससीजी निकला, एससीजी ने कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया और प्लेसेंटा भी कुछ दिनों बाद अपना प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब ये तो चलो हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइज हो गया। तब अब मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो मान लीजिए हमारा जाइगोट नहीं बना। सिंपल सी बात समझते हैं, हमारा जाइगोट जो है बेटा वो नहीं बना। मान लीजिए जाइगोट नहीं बना, ना ही इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो आपको पता है प्लेसेंटा कुछ दिन बाद नहीं बनेगी, एससीजी नहीं निकलेगा, हमारे कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं किया जाएगा। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो इसे हम कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं। कॉर्पस अल्बिकेंस कहेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन जैसे कम हुआ, फिर से ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है ये ब्लड के साथ डिटेक्ट होकर वेजाइना के रास्ते से क्या हो जाएगा बेटा, निकलेगा। 3 से 5 दिन तक धीरे धीरे टूट टूट कर निकल रहा है, इसे हम कह देते हैं ब्लीडिंग फेज। अब एक ब्लीडिंग फेज फिर से शुरू हो गया। अब ब्लीडिंग फेज किसकी वजह से हुआ, प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन कम क्यों हुआ, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। समझ गए बात को। और फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्पर्म नहीं आया होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर फर्टिलाइजेशन होता, जाइगोट बनता, इम्प्लांटेशन होता, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती, और इसीलिए प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना चीज। तो अब इसका एक ग्राफिकल पोर्शन आता है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ से हर साल नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने सिर्फ आउटलाइन बनाई, ग्राफ को समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ओवरी पर काम कर रहे हैं, ओवरी से ओवेरियन हार्मोन्स निकल रहे हैं, यूट्रस की दीवार पे काम कर रहे हैं। ध्यान सुनना, एंटीरियर पिट्यूटरी में हम शुरू कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, यहां पे बात करते हैं। पहले हमने 1 से 5 दिन तक बताया कि एंडोमेट्रियम टूट के ब्लड के साथ निकल रही है, तो इसे हमने लिख दिया ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज में बेटा ध्यान सुनना है, किसी भी हार्मोन्स का लेवल बढ़ा नहीं होता। मान लीजिए ये है, ठीक है, एफएसएच है, और एक को हम बना देते हैं एलएच। ठीक है, ये मान लीजिए एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए। जैसे ही 5 से 13 दिन तक चलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज, तो इसमें धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। इसको हम एफएसएच कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं एलएच। ठीक है, तो धीरे धीरे एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। आपको पता है जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारी फॉलिकल है वो किस पर काम करेगा, ओवरी पर। तो हमारी जो फॉलिकल्स हैं, है ना, वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल बनेंगे। मतलब ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गए। ठीक है, अब ग्रेफियन फॉलिकल बने तो अब आपको पता है कि जो हमारा, मान लीजिए ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये कब हुआ बेटा, जब एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब ये मैच्योर होंगे बेटा, तो जब ये मैच्योर होना शुरू हुए बेटा, तो यहां से आपको पता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब सबसे पहली चीज बेटा ध्यान सुनिए, यहीं पर 2-3 चीज समझना है आपको। कि सबसे पहला कि ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, तो हम यहाँ ओवरी के हार्मोन, ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन एकदम कम हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन कम है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन है। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन, दूसरा कलर लेते हैं, है ना, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे यहां तक कम ही रहा, अब एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा। तो एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा तो जो हमारी इंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो गए, बनना शुरू हो गए, प्रोलिफरेट हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, बनना शुरू हो गए। ठीक है, और ध्यान सुनिए, अब हम धीरे धीरे किधर आ रहे हैं, प्रोलिफरेट की, इंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गई, एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया, एफएसएच बनना शुरू हो गया। जैसे ही हम इधर पहुंचेंगे बेटा, एफएसएच अपने पीक पर आ जाएगा। ठीक है, इसी दौरान बेटा एलएच भी, आपको पता है कि एलएच भी अपने पीक पर होता है। ये मान लीजिए एलएच भी अपने पीक पर है, और हमारा एस्ट्रोजन भी अपने क्या होगा बेटा, पीक पर हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, और लेकिन हम अगर प्रोजेस्टेरॉन को ले रहे हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम ही होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, क्योंकि अब आपको पता है ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ये बचे हुए पार्ट क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम, और क्या बनेगा बेटा, ओवम। ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte, है ना। अब कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो आपको पता है कि अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, एफएसएच भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारा एलएच भी कम होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बढ़ा हुआ है बेटा, आपको पता है ये बढ़ रहा है हमारा
कौन? इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम बढ़ रहा है तो हमारी इंडोमेट्रियम जो है पहले थिक हो रही थी, अब क्या हो जाएगी बेटा? ग्लैंडुलर। ये इंडोमेट्रियम हमारा ग्लैंडुलर हो रही है, ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी फेज, इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी फेज हो रही। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन हुआ तो आपको पता है फिर से ब्लीडिंग फेज शुरू हो गया। तो मतलब देख लो ध्यान से कि शुरुआत में एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ा तो फॉलिकल मैच्योर हुई, एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा तो इंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गया। पहले 5 दिन में इंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल गया, सब हार्मोन्स का लेवल डिक्लाइन था। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कम था, है ना। अब मैंने बोला कि जब ग्रेफियन फॉलिकल बन मैच्योर होकर के इसमें से क्या हुआ कि ओव्यूलेशन हुआ तो कार्पस ल्यूटियम बना, और कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन निकाला, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ गया बेटा, ध्यान सुनना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे 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 बढ़ गया और फिर कम हो गया, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा बेटा? कम होगा तो फिर से इंडोमेट्रियम टूट करके बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एकदम ध्यान रखना है। अब अगर एक सीक्वेंस पूछा जाए हार्मोनल का, है ना, ये मैं यहां लिखता हूं हार्मोनल्स का, तो सबसे पहले बेटा कैसे काम करता है? एफएसएच, फिर आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो फिर तीनों को बढ़ेगा, तो एलएच भी बढ़ा होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन मेंटेन हो सकता है बेटा, है ना, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये। और अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं चीजों को। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम सेम वही चीज है। देखो फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हुआ, कार्पस ल्यूटियम बना, बचा हुआ डीजनरेट जो हो गया इसे हम कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं, कॉर्पस अल्बिकेंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा। देखो इसमें पीक किस पे है बेटा? यहाँ पे एस्ट्रोजन भी पीक पे है, एलएच भी पीक पे है और एफएसएच भी पीक पे है, तीनों पीक पे हैं। अब यहाँ देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है ना, एस्ट्रोजन कम हुआ, जब प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो एस्ट्रोजन फिर बढ़ाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा? आप देखो यहाँ पे मेंसेस हुआ, मेंसेस मतलब ब्लीडिंग फेज हुआ, फिर ये इंडोमेट्रियम मैच्योर हुई, थोड़ा सा थिकनेस हुई, फिर प्रोलिफरेट के बाद क्या हुआ? ग्लैंडुलर सिक्रीटी हुई, फिर से देखो ब्लीडिंग फेज शुरू हो गया। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब कुछ क्वेश्चन है फटाफट हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान सुनिए, पहला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्या कहना चाह रहा है? नॉन प्राइमेट फीमेल साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर इस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही लाइन है बेटा, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही लाइन है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मीनोपॉज, नहीं मिनार्ची कहते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ मे बी हो सकता है प्रेगनेंसी है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्ची टू मीनोपॉज, ये भी सही है। तो हमें एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है ना। तो एक ACD, तो ACD हमारा कौन सा हो गया बेटा? B, है ना। ऐसे ही देखो क्या क्वेश्चन और आया 2020 में, क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। आपको पता है कि ओव्यूलेशन कौन कराता है? LH कराता है। तो LH पीक पे है, FSH पीक पे है और एस्ट्रोजन पीक पे है, तीनों याद रखना है। तो देखो यहां लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ LH भी तो बिल्कुल गलत हो गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ FSH ये भी गलत हो गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ये भी गलत हो गया। और अब देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, अब ध्यान से सुनो, अब देखो कहां से दिमाग लगाया, हमारे ग्राफ से क्वेश्चन आ गया, तीनों का लेवल बढ़ा है तो इन दोनों को कम करके इसको बढ़ा दिया, तो ये तो यही तो सही होगा फिर हमारा, है ना, ए सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल एट एक्सटेंड बिटवीन मिनार्ची टू मेनोपॉज, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का क्वेश्चन देख लीजिए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सिमेटली ऑन द 14th डे, बिल्कुल सही है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडिल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, दोनों सही है बेटा, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी है बेटा, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज में को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, सिक्रीटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ये होता है। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का सेकंड, यही अंश सही हो गया, है ना। बी का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड, हाँ सही है। सी का ए हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक चीज और याद कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना बेटा एक चीज का, कि जो हम ओव्यूलेशन डे निकालेंगे, ओव्यूलेशन डे निकालेंगे तो जितने दिन की साइकिल है ना, डेज ऑफ साइकिल -14,
ठीक है, ये याद रख लेना। अगर हम बोलें कि 31 डेज की साइकिल है या 35 दिन की साइकिल है तो 14 माइनस कर दोगे तो 21 डे होगा ओव्यूलेशन का। ठीक है, ओव्यूलेशन प्रेडिक्टेड आती है जहां से हम ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वन डे वन टॉपिक वाले वीडियो में थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जरूरी था बेटा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको हर एक चीज, चाहे वो हार्मोनल रेगुलेशन हो, क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इंडोमेट्रियम कैसे काम कर रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे टूट रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये जो वीडियो है, कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।